नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राठौर्स कॉम्बिनेशन में, जिसमें लाते हैं हम आपके लिए तरह तरह की वीडियो। आज फिर लाए हैं हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो, जिसमें बताएंगे हम आपको क्लास 12 ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैप्टर 7 है, जिसका नाम तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप है। तो हम वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं अपना आज का सुविचार। तो हमारा आज का सुविचार है, कुछ कागज़ रद्दी बन जाते हैं, कुछ कागज़ धार्मिक ग्रंथ। कीमत कागज़ की नहीं, उस पर लिखे शब्दों की होती है। इसीलिए आप अपने अच्छे कर्म करते रहिए, क्योंकि कीमत तन की नहीं बल्कि गुणों की होती है। तो यह है हमारा आज का सुविचार। अब अपने आज के सुविचार के साथ शुभारंभ करते हैं अपनी आज की वीडियो का। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे तृतीय क्रियाकलाप के बारे में, जिसमें व्यापार व वाणिज्य, परिवहन, संचार और सेवाएं शामिल हैं। तृतीय क्रियाकलाप में व्यापार और वाणिज्य आते हैं, परिवहन आता है, संचार तथा सेवाएं आती हैं, जिनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे प्रश्न बाय प्रश्न। और दूसरा टॉपिक होगा हमारा चतुर्थ क्रियाकलाप, जो सूचना आधारित तथा ज्ञान आधारित होते हैं। और हमारा तीसरा टॉपिक होगा पंचम क्रियाकलाप। क्रियाकलाप 5 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक क्रियाकलापों की हम चर्चा कर चुके हैं और द्वितीय क्रियाकलाप की चर्चा हमने हमारी पहली वीडियो में कर ली, जिसमें हमने उसके कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। और अब हम इस वीडियो में तृतीय, चतुर्थक और पंचम क्रियाकलापों की चर्चा करेंगे। अब हम चलते हैं अपने प्रथम प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है कि तृतीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। अब हमारे चैप्टर का नाम ही तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप है, तो हमें तृतीय क्रियाकलाप की परिभाषा पता होनी चाहिए। तो देखते हैं कि तृतीय क्रियाकलाप क्या होते हैं। तृतीय क्रियाकलाप का संबंध अमूर्त सेवाओं से है। इनमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं सम्मिलित की जाती हैं। तृतीयक व्यवसायों में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, बल्कि उत्पाद के रूप में सेवाओं का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए शिक्षण कार्य, बैंकिंग, परिवहन व संचार, वाणिज्य और व्यापार, ये सारी सेवाएं होती हैं जो तृतीय क्रियाकलाप में शामिल होती हैं। तृतीय क्रियाकलाप को सेवा सेक्टर भी कहा जाता है। तो ये थी हमारे तृतीय क्रियाकलाप की डेफिनेशन, जिसमें सिर्फ सेवाओं का निर्माण ही शामिल किया जाता है। द्वितीय क्रियाकलाप में सभी उद्योगों को शामिल किया जाता है और उसे विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं। और तृतीय क्रियाकलाप में सभी सेवाओं को शामिल किया जाता है और इसे सेवा सेक्टर भी कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि चतुर्थ क्रियाकलाप क्या है। चतुर्थ क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। तो ये बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं। यानी चतुर्थ क्रियाकलाप को बहुत ही विशिष्ट तथा जटिल प्रकार के क्रियाकलाप कहा जाता है, जिनका संबंध ज्ञान से संबंधित क्रियाकलापों से होता है, जैसे शिक्षा, सूचना, शोध व विकास। तो इन चारों का संबंध चतुर्थ क्रियाकलाप से होता है और ये ज्ञान आधारित क्रियाकलाप होते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप को ज्ञान आधारित क्रियाकलाप भी कहा जाता है। चतुर्थक शब्द से तात्पर्य उन व्यवसायों से है जिनका दायित्व चिंतन, शोध तथा विकास के लिए नए विचार प्रदान करना है। तो चतुर्थक शब्द का अर्थ बताया गया है कि इसका जो अर्थ होता है वो व्यवसायों से होता है, जिनका दायित्व होता है चिंतन, शोध और विकास के लिए नए विचार प्रदान करना। यानी कि रिसर्च करके नए नए विचार प्रदान करना विकास के लिए। चतुर्थ क्रियाकलाप को बहुत ही उच्च और बौद्धिक प्रवृत्ति के क्रियाकलापों में शामिल किया जाता है। तो ये थी हमारे चतुर्थ क्रियाकलाप की परिभाषा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा तीसरा प्रश्न है कि बाह्य स्रोतन से आप क्या समझते हैं। बाह्य स्रोतन के परिणाम स्वरूप कई देशों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर खुले हैं। इस कथन का 3 उपयुक्त उदाहरण सहित विश्लेषण करें।
तो पहले हम इसमें बाह्य स्रोतन की परिभाषा बताएंगे कि बाह्य स्रोतन क्या होता है। उसके बाद इसके परिणाम स्वरूप यानी बाह्य स्रोतन की शुरुआत के बाद विभिन्न देशों में रोजगार में वृद्धि कैसे हुई, इस चीज़ का वर्णन करेंगे। तो हम पहले पॉइंट में लिखेंगे कि बाह्य स्रोतन होता क्या है। तो बाह्य स्रोतन से अभिप्राय, बाह्य स्रोतन बाहरी एजेंसियों को कार्य में कुशलता एवं लागतें कम करने के लिए प्रदान की जाती है। इसी के परिणाम स्वरूप भारत, चीन, पूर्वी यूरोप, इजराइल आदि में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खोले गए। तो ये जो कॉल सेंटर खोले गए हैं ये बाह्य स्रोतन क्रियाओं में ही आते हैं। बाह्य स्रोतन क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें कोई भी देश अपना कोई काम कम लागतों और अच्छी कुशलता से करवाने के लिए दूसरे देश को ठेके पर वो काम करने को देता है। जैसे कि हम कॉल सेंटर का उदाहरण लेकर इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं कि बाह्य स्रोतन क्या होता है। अब हम दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कि बाह्य स्रोतन से विभिन्न देशों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि कैसे हुई है। तो विभिन्न देशों में बाह्य स्रोतन के कारण रोजगार की वृद्धि के कारण है ज्ञान आधारित तथा सूचना आधारित प्रक्रमणों की शुरुआत, जिसमें केपीओ और बीपीओ शामिल होते हैं। ये एक प्रकार के बाह्य स्रोतन ही होते हैं। एक केपीओ जो ज्ञान आधारित बाह्य स्रोतन तथा एक बीपीओ होता है जो व्यवसाय आधारित बाह्य स्रोतन होता है। तो केपीओ और बीपीओ की स्थापना से भी विभिन्न देशों ने अपने रोजगार के स्तर में वृद्धि की है। अब हम उदाहरणों की सहायता से केपीओ और बीपीओ को अच्छे से समझ सकते हैं कि केपीओ की प्रॉपर डेफिनेशन तथा बीपीओ की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है। केपीओ जो ज्ञान आधारित बाह्य स्रोतन है, ये वे बाह्य स्रोतन होते हैं जो प्राय ज्ञान पर आधारित होते हैं। और केपीओ ने कई क्षेत्रों को बढ़ाया है, जैसे ई लर्निंग, आंकड़ा प्रक्रमण, ई बैंकिंग, सेक्टर अनुसंधान एवं विकास इत्यादि। ये केपीओ के कारण ही इन क्षेत्रों में वृद्धि हो पाई है। ई लर्निंग ये इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग होती है, इसे ऑनलाइन लर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी हमारी केपीओ की परिभाषा। अब बीपीओ जो व्यवसाय आधारित बाह्य स्रोतन होता है, ये वे बाह्य स्रोतन होते हैं जो प्राय व्यवसाय पर आधारित होते हैं। बीपीओ योग्य नवयुवकों एवं नवयुवतियों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करता है। यह कंपनियों को अतिरिक्त व्यवसाय अवसरों को उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। तो हमने देखा कि केपीओ और बीपीओ यानी ज्ञान आधारित बाह्य स्रोतन और व्यवसाय आधारित बाह्य स्रोतन से कैसे बाह्य स्रोतन की कंपनियां रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाती हैं विभिन्न देशों में। तो हमने देख लिया कि कैसे बाह्य स्रोतन पर आधारित रोजगार के अवसर विभिन्न देशों में बढ़े हैं और बाह्य स्रोतन ने कैसे विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने में अपनी मदद दी है। तो ये थे केपीओ, बीपीओ और बाह्य स्रोतन की परिभाषा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में प्रमुख अंतर बताइए। इस प्रश्न में हमें द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में अंतर स्पष्ट करना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सीबीएसई सैंपल पेपर तथा प्रैक्टिस सैंपल पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसमें हमें द्वितीयक क्रियाकलाप क्या होते हैं और तृतीयक क्रियाकलाप क्या होते हैं, दोनों की ही परिभाषा बताते हुए इस प्रश्न में द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में अंतर स्पष्ट करना है। तो द्वितीयक क्रियाकलापों में उत्पादन तकनीकी मशीनरी एवं फैक्ट्री के प्रबंधन से प्रभावित होता है एवं उत्पादन के रूप में कोई वस्तु होती है। तो ये थी द्वितीयक क्रियाकलाप की परिभाषा, जिसमें जो उत्पादन होता है वो तकनीकी मशीनरी और फैक्ट्री के प्रबंध से प्रभावित होता है और उत्पादन के रूप में हमें कोई वस्तु मिलती है। लेकिन तृतीयक क्रियाकलापों में उत्पादन कर्मियों की विशिष्ट कुशलता, ज्ञान व अनुभव पर आधारित होता है और उत्पादन के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त होता है। तो तृतीय क्रियाकलापों में क्या होता है, तृतीय क्रियाकलापों में कर्मियों की विशिष्टता, कुशलता और ज्ञान के प्रबंधन पर जोर दिया जाता है, क्योंकि तृतीय क्रियाकलाप विशिष्ट प्रकार की सेवाएं होती हैं जो हम किसी को प्रदान करते हैं। तो इसमें उस मानव की कुशलता होनी चाहिए, उसे ज्ञान प्राप्त होना चाहिए तथा उसे इसका अनुभव होना चाहिए। तो ये थी तृतीय क्रियाकलाप में जिसकी ज़रूरत होती है। तो इसमें ज्ञान, कौशल और अनुभव का प्रबंध किया जाता है, जबकि द्वितीय क्रियाकलाप में मशीनरी, फैक्ट्री और तकनीकी का प्रबंधन किया जाता है। तो ये दोनों में पहला अंतर। दूसरा, द्वितीय क्रियाकलाप में उत्पादन के रूप में हमें कोई वस्तु प्राप्त होती है, लेकिन तृतीय क्रियाकलाप में हमें उत्पादन के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त होता है।
तो ये थी द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में अंतर। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 5वां प्रश्न यह है कि अंकीय विभाजन क्या है? किसी देश में अंकीय विभाजन किस प्रकार परिलक्षित होता है? तो अब हमें बताना है कि अंकीय विभाजन क्या है। अंकीय विभाजन वाले प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और अंकीय विभाजन ये कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो इसमें हमें बताना है कि अंकीय विभाजन क्या होता है। अंकीय विभाजन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब पर समान रूप से वितरित नहीं होता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तक सभी देशों की समान पहुंच नहीं होती है। विकसित देश इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं जबकि विकासशील देश पिछड़ गए हैं। इसी को अंकीय विभाजन कहा जाता है। तो ये थी अंकीय विभाजन की डेफिनेशन। अंकीय विभाजन का अर्थ होता है सूचना के मामले में कौन देश कितना आगे है। कुछ देश सूचना और प्रौद्योगिकी के मामले में काफ़ी विकसित हो चुके हैं, लेकिन कुछ देश अभी तक पिछड़े हुए हैं। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है, उसे हम अंकीय विभाजन कहते हैं। तो ये थी अंकीय विभाजन की परिभाषा। अब हमें बताना है कि अंकीय विभाजन को विभिन्न देशों में कैसे परिलक्षित किया जाता है। अंकीय विभाजन विभिन्न दो देशों के बीच ही नहीं बल्कि किसी देश के दो राज्यों के बीच भी पाया जाता है। जैसे देशों के भीतर अंकीय विभाजन, देशों के भीतर भी अंकीय विभाजन दिखाई देता है। उदाहरण के लिए भारत और रूस के अलग अलग भागों में इस प्रौद्योगिकी के विकास में काफ़ी अंतर पाया जाता है। देश के बड़े बड़े नगरों, महानगरों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भरपूर सुविधाएं उपलब्ध है, जबकि ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्र इस सुविधा से वंचित हैं। तो देश के जो विकसित राज्य होते हैं, महानगर और शहर होते हैं, उनमें तो ये सुविधाएं भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन देश के ऐसे इलाके जो प्राय पिछड़े हुए इलाके हैं या जिनमें प्रौद्योगिकी की जान पहचान नहीं है या उन लोगों को नई तकनीकों, नई प्रौद्योगिकी के बारे में जानकारी नहीं है, तो वे इस चीज़ से पिछड़े हुए हैं। वे इन चीज़ों से प्राय वंचित ही रहते हैं, उन्हें ये सुविधाएं प्राप्त ही नहीं होती हैं। तो ये था अंकीय विभाजन। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार हमारे एग्ज़ाम्स में भी पूछा जा चुका है। तो हमारा 7वां प्रश्न यह है कि चतुर्थक सेवाओं को ज्ञान उन्मुख सेक्टर क्यों कहा जाता है? चतुर्थक सेवाएं जिसमें विशिष्ट प्रकार की सेवाएं शामिल की जाती हैं। चतुर्थक सेवाओं के अंतर्गत कर्मचारियों के विशिष्ट ज्ञान का उपयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह ज्ञान उन्मुख सेक्टर है क्योंकि कर्मचारियों के विशिष्ट ज्ञान, अनुभव का प्रयोग इन क्रियाओं में किया जाता है, इस सेक्टर में किया जाता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों से बड़ी संख्या में चतुर्थक सेक्टर की तरफ सेवाओं का प्रतिस्थापन हुआ है। सेवाओं में वृद्धि अर्थव्यवस्था के विकसित होने का प्रतीक है। एक ही प्रकार का काम तृतीयक और चतुर्थक दोनों का हो सकता है। जैसे अध्यापक तृतीय श्रेणी में आते हैं, लेकिन यदि कोई अध्यापक नवीन शिक्षण पद्धति का प्रयोग करके और कोई आविष्कार करता है तो ये चतुर्थक में शामिल हो जाता है। तो ये थी चतुर्थक सेवाएं। चतुर्थक सेवाएं और तृतीयक सेवाओं दोनों में कई सिमिलरिटीज़ होती हैं, कई समानताएं होती हैं। हम एक तृतीयक सेवा को चतुर्थक सेवा भी कह सकते हैं। जैसे अभी इसमें अध्यापक का उदाहरण दिया, अध्यापन कार्य जो कि एक सेवा है, ये तृतीय में भी आ सकता है और चतुर्थक में भी आ सकता है, लेकिन ये चतुर्थक में तब आएगा जब यदि कोई अध्यापक नवीन शिक्षण पद्धति का प्रयोग करके कोई आविष्कार कर रहा है तो इसे चतुर्थक में लाया जाएगा। और चतुर्थक को इसलिए ज्ञान उन्मुख सेक्टर कहते हैं क्योंकि ये ज्ञान आधारित होते हैं और विशिष्ट प्रकार की कुशलता का इस सेक्टर में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी हमारी चतुर्थक सेवाएं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि व्यापार से आप क्या समझते हैं तथा व्यापार एवं वाणिज्य किस प्रकार की सेवाओं को जन्म देते हैं? तो इसमें हमें बताना है कि व्यापार से क्या अभिप्राय है और व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार की सेवाओं को जन्म देते हैं। तो पहला हमारा है कि व्यापार से अभिप्राय वस्तुओं के क्रय विक्रय से होता है, जिसमें स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के व्यापार शामिल होते हैं। व्यापार में उपभोक्ता और उत्पादक दोनों ही इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, इसे हम व्यापार कहते हैं। अब इस प्रक्रिया के अंतर्गत
कई संग्रहण एवं विपणन केंद्र जन्म लेते हैं, जिन्हें हम दो श्रेणियों में रखते हैं। तो व्यापार किस प्रकार की सेवाओं को जन्म देते हैं? तो व्यापार दो प्रकार की सेवाओं को जन्म देते हैं, संग्रहण एवं विपणन केंद्र, जिन्हें हम दो श्रेणियों में रखते हैं, ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्र। जिनमें कई बार पेपर में अंतर भी पूछ लिया जाता है कि ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्र में क्या अंतर है। तो अब हम करेंगे ग्रामीण और नगरीय विपणन केंद्र की परिभाषा तथा उनमें अंतर। ग्रामीण और नगरीय वितरण केंद्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें हमें ग्रामीण और नगरीय वितरण केंद्रों में अंतर स्पष्ट करना है। तो ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्र, ये केंद्र निकटवर्ती बस्तियों को पोषण करते हैं, और नगरीय विपणन केंद्र, ये केंद्र अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं प्रदान करते हैं और एक बड़े स्तर पर बड़े क्षेत्र का पोषण करते हैं। दूसरा पॉइंट है, ये केंद्र स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्र की सेवाएं प्रदान करते हैं, जबकि नगरीय वितरण केंद्र स्थानीय सेवाओं के साथ साथ विशिष्टीकृत वस्तुएं एवं सेवाएं भी प्रदान करते हैं। अब हमारा तीसरा पॉइंट है कि इन केंद्रों पर व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती हैं, लेकिन नगरीय वितरण केंद्र विनिर्मित वस्तुएं भी प्रदान करते हैं। यानी कि इन केंद्रों में विनिर्मित वस्तुओं से लेकर हमें जितनी भी छोटी से छोटी वस्तु की आवश्यकता तथा बड़ी से बड़ी वस्तु जिस चीज़ की भी आवश्यकता है, वे नगरीय विपणन केंद्र हमें प्रदान करते हैं। चौथा पॉइंट है कि ग्रामीण विपणन केंद्र, ये केंद्र केवल स्थानीय ग्रामीण आवश्यकताओं की ही पूर्ति करते हैं, लेकिन नगरीय विपणन केंद्र, ये केंद्र व्यावसायिक सेवाएं जैसे अध्यापक, वकील, परामर्शदाता एवं चिकित्सक की सेवाएं भी प्रदान करते हैं। यानी कि नगरीय विपणन केंद्र हमें विशिष्ट प्रकार की सेवाएं भी प्रदान करते हैं, परंतु ग्रामीण विपणन केंद्र हमें सिर्फ स्थानीय ग्रामीण आवश्यकताएं ही प्रदान करते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 10वां प्रश्न यह है कि विश्व के 2 लोकप्रिय पर्यटक प्रदेश कौन से हैं तथा पर्यटन के महत्व का वर्णन कीजिए। पर्यटन जो कि हमारे सेवा सेक्टर में ही आता है, और सेवा सेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण क्रिया के नाम से जाना जाता है, वो है पर्यटन। तो इसमें 2 पर्यटक प्रदेशों के नाम बताने हैं। तो पहला है भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर कोष्ण स्थान, और दूसरा भारत का पश्चिमी तट जो अपनी अलौकिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। तो ये थे 2 पर्यटक प्रदेश जिसमें देश विदेश के लोग घूमने आते हैं, और पर्यटक आज सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और आर्थिक क्रिया बन चुकी है। तो अब हमें बताने हैं कि पर्यटक का क्या महत्व है। तो पर्यटक के महत्व के बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला, आज यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप है। दूसरा, पर्यटन ने लगभग 25 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान किया है। तीसरा, पर्यटकों के आवास, भोजन, परिवहन, मनोरंजन जैसी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पर्यटन अनेक स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। यानी कि बाहर देश से आए पर्यटक भारत के निवासियों को अपनी आवास, भोजन, परिवहन और मनोरंजन जैसी सेवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, जिससे कि देश में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि आती है। और चौथा पॉइंट है कि पर्यटन आधारित संरचना उद्योगों, फुटकर और व्यापार तथा शिल्प उद्योगों को भी पोषित करता है। शिल्प उद्योग जो हमारी संस्कृति से संबंधित छोटी छोटी चीज़ें जो हाथों से बनाई जाती हैं, वो जो पर्यटकों का मनोरंजन भी करती हैं और उन्हें अपनी ओर आकर्षित भी करती हैं। तो ये थे पर्यटन के महत्व, जो क्या कहते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा 11वां प्रश्न है कि भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन में अग्रणी देश बनकर उभरा है, स्पष्ट कीजिए। चिकित्सा पर्यटन से अभिप्राय होता है प्राय किसी रोग से संबंधित उपचार प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पर्यटन करना। तो चिकित्सा पर्यटन रोग से संबंधित पर्यटन होता है। इस प्रश्न में हमें बताना है कि भारत कैसे चिकित्सा पर्यटन की दृष्टि में एक अग्रणी देश बनकर उभरा है। तो भारत विश्व में चिकित्सा पर्यटन के लिए अग्रणी देश बनकर उभरा है। पहला पॉइंट, भारत में महानगरों में अवस्थित विश्व स्तरीय अस्पताल संपूर्ण विश्व के रोगियों का उपचार करते हैं। भारत स्विट्जरलैंड के अस्पताल विकिरणों बिंबों
के अध्ययन से लेकर चुंबकीय अनुनाद बिंबों के निर्वाचन और पराश्रात्य परीक्षणों तक की विशिष्ट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। तो ये थी 2 परिभाषाएं कि महानगरों में जो स्थित अस्पताल है वो पूरे विश्व के से आए रोगियों का उपचार करते हैं, और स्विट्ज़रलैंड से संबंधित जितनी भी सुविधाएं स्विट्ज़रलैंड के अस्पतालों में होती हैं, भारत के अस्पतालों में भी वे सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। और इसके साथ ही साथ स्विट्ज़रलैंड जैसे बड़े बड़े देशों में ये सुविधाएं बहुत महंगी होती हैं, लेकिन भारत में ये सुविधाएं प्राय कम पैसों में ही उपलब्ध करवा दी जाती हैं। तो ये फ़ायदा होता है चिकित्सा पर्यटन का। और इसका हम तीसरा पॉइंट यह लिखेंगे कि इससे बाह्य स्रोतन रोगियों को भी लाभ होता है, और बाहर से आए लोगों का पर्यटन के साथ साथ विभिन्न रोगों का उपचार भी हो जाता है। यानी कि उनके उतने ही पैसों से वो देश भी घूम लेते हैं और अपने उस रोग का उपचार भी करवा लेते हैं। तो ये है चिकित्सा पर्यटन, और इस पर्यटन में कैसे हमारा देश भारत उभर कर आया है उसके कारण। अब हम चलते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। तो हमारा 13वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें हमें बताना है कि परिवहन सेवा किस प्रकार तृतीय क्रियाकलापों में वृद्धि तो इस प्रश्न में हमें परिवहन सेवाओं के बारे में बताना है। परिवहन सेवाएं जो एक प्रकार की तृतीयक सेवाएं ही होती हैं, उनका वर्णन करना है। तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना ही परिवहन होता है। परिवहन पर ही आधुनिक समय में सभी आर्थिक गतिविधियां निर्भर करती हैं। तो परिवहन सेवाएं ही तृतीय क्रियाकलापों में वृद्धि का कारण होती हैं, क्योंकि परिवहन पर ही आधुनिक समय की सभी आर्थिक गतिविधियां निर्भर करती हैं। पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि परिवहन एक सेवा के रूप में बहुत अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है, जैसे ड्राइवर, कंडक्टर, सामान लादने व उतारने वाले, टिकट संग्राहक आदि। तो इतने सारे लोगों को जो रोजगार प्रदान करती है वह है परिवहन सेवाएं। तो इस तरह सभी प्रकार की परिवहन सेवाओं में भारी संख्या में लोग लगे हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट है कि परिवहन के कारण पर्यटन में आशातीत बढ़ोतरी हुई है। यानी कि पर्यटन जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण तृतीय क्रियाकलापों में आती है। तो पर्यटन में वृद्धि भी परिवहन के कारण ही हुई है। यदि परिवहन के साधन ही उपलब्ध नहीं होंगे तो पर्यटन भी असंभव हो जाएगा। और तीसरे पॉइंट में हम बताएंगे कि परिवहन की सुविधा के कारण औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आती है और लोग इन सेवाओं में कार्य कर पाते हैं। यानी कि परिवहन सेवाओं के कारण ही औद्योगिक गतिविधियों में भी वृद्धि होती है और लोग इन सेवाओं तथा सुविधाओं का इस्तेमाल कर पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको चाहिए हमारे और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।